जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम इस PYQ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये मध्य प्रदेश TET परीक्षा वर्ग 2 विज्ञान विषय के पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण है। इसमें हम जो पुराने पेपर हैं उनको हल करेंगे और उनसे संबंधित अन्य चीज़ों को जानेंगे। इससे हमारी तैयारी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। हम देखेंगे कि व्यापम किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और उनका मतलब क्या है, किस लेवल का पेपर आता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये दूसरी क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न है इसका, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन केवल तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में होता है। जो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की ही एक प्रक्रिया है। ये है, देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। सूरज की रोशनी सिर्फ ये पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से ATP बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें ATP बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। तो ये कितने तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में होता है, तो ये जो इसका है वो होता है 680 तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में, 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर, चूँकि ये 580 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। 680 होता है तो 400 से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। 580 ये भी गलत हो जाएगा। 600 से कम, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर होगा वो 600 से अधिक, क्योंकि 680 के नैनोमीटर के प्रकाश में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 600 नैनोमीटर से अधिक के प्रकाश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C4 पादप में CO2 स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है। देखिए, C4 पौधों को हमें पहले समझना होगा। हम पहले समझेंगे C4 पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कुछ पौधे दिखाते हैं आपको, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये मंगल ग्रह के पौधे हैं, मंगल ग्रह में पाए जाते हैं, अपने देश में नहीं, अपने ग्रह में नहीं पाए जाते हैं। इसको मंगल ग्रह के लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। इसको गन्ना बोलते हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इसको गन्ना कहते हैं। ये गरीबों के बस की बात नहीं है। इसका जूस बनता है, मैं आपको बता दूं। हालांकि अब तो पृथ्वी में इसकी काफ़ी खेती होने लगी है, तो इसका जूस बनता है। ये गरीब, हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं। ये बड़ा गिलास 20 रुपये में बिकता है, तो कभी कभी पी लेते हैं हम भी जब बीमार होते हैं। तो हमारे आपके लायक ये है ही नहीं, लेकिन नाम तो, शक्ल तो इसकी याद ही रखें, गन्ना है। ये है मक्का, इसको भुट्टा बोलते हैं। ये बरसात के समय में बढ़िया पका के भून के खाया जाता है। अब तो ये 12 महीने मिलता है। स्वीट कॉर्न के रूप में पिज्ज़ा में भी डलता है। ये स्वीट कॉर्न के रूप में बन के भी दुकानों में मिलता है, तो ये बड़ा मात्रा में इसका उपभोग चलता रहता है। ये है ज्वार बाजरा, आपने सुना होगा अगर कभी। अब तो हालांकि ये अब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ये तो बहुत मात्रा में इसकी खेती होती है, और ये भी बहुत मात्रा में। इसी से शक्कर बनती है, इसी से गुड़ बनता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, गुड़ काला और शक्कर गोरी क्यों है, तो उसके लिए अलग से देखेंगे क्या है। तो ये जो पौधे होते हैं, इनमें गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में लगते हैं। अभी गर्मियों में भी ये आसानी से खेतों में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें एक उत्पाद बनता है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि शुष्क इलाकों में पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का एक एडवांस तरीका होता है। इसमें एक एडवांस तरीका होता है, ये 4 कार्बन वाला उत्पाद। जब ये पौधे हवा से CO2 लेते हैं तो पहला स्थिर पदार्थ बनता है, उसमें 4 परमाणु कार्बन होते हैं। जब ये CO2 लेते हैं, कुछ बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं जिसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इनको C4 या कार्बन 4 पादप बोलते हैं। और जो वो पदार्थ बनाते हैं उसका नाम होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। C4 की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। यह प्रक्रिया पत्ती की 2 अलग अलग कोशिकाओं में पूरी होती है, मेसोफिल कोशिकाओं में और बंडल शीत कोशिकाओं में। पहला ग्राही CO2 सबसे पहले PP नाम का एक पदार्थ पकड़ता है। PP नाम का एंजाइम जो काम करता है, बहुत कम CO2 होने पर भी उसे खींच लेता है। सबसे पहले OAA बनता है, बाद में मोलिक एसिड बनता है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका उत्तर शायद आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। पहला स्थिर उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। पहला
पहले पदार्थ का नाम है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, बाद में बनता है मैलिक एसिड। बाद में कहाँ गया, बाद में मैलिक एसिड बनता है, बाद में क्या बनता है, मैलिक एसिड। तो हमारा जो उत्तर सही है वो क्या होगा, पहला पूछा है तो पहला ऑक्सलो एसिटिक एसिड है। जब हम इसी प्रकार से उल्टे सीधे सवाल पूछता है, देखिए इसमें और कौन कौन से उत्तर हैं। राइबोलोज फास्फेट का क्या काम है, यह C3 पौधों में होता है। ये क्या होता है, ये C3 पौधों में होता है। CO2 को पकड़ने वाला C3 पौधों का अगर पूछे तो राइबोलोज बाइफास्फेट होगा, RUBP। मैलिक एसिड ये C4 चक्र में बनता है, लेकिन पहला उत्पाद नहीं है, ये बाद में बनता है। लैक्टिक एसिड, इसका प्रकाश संश्लेषण से सीधा संबंध नहीं है, इसका ये श्वसन प्रक्रिया से जुड़ा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान सबसे महत्वपूर्ण भारतीय मसालों में से एक है जिसे मसालों का राजा कहा जाता है। अब बताइए इसमें मसालों का राजा कौन है, बताइए तो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं व्यापम वाले। इसमें है इलायची, काली मिर्च, हल्दी, लौंग। चलिए इनको पहले देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। ये हमारी लौंग काली मिर्च है, ब्लैक चिली नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं काली मिर्च को, ये है काली मिर्च। ये भारतीय मसालों में इसकी महत्ता और ऐतिहासिक पारंपरिक मूल्यों के कारण इसको मसालों का राजा कहते हैं। काली मिर्च को क्या कहते हैं, मसालों का राजा। कौन है मसालों का राजा, काली मिर्च। ऐतिहासिक महत्व क्या है, पुराने समय में इसे काला सोना कहते थे, ब्लैक गोल्ड। इसका व्यापार बहुत कीमती था। ये केरल और कर्नाटक में बहुत अधिक मात्रा में होती है। जैसे इलायची काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं, वैसे ही इलायची को मसालों की रानी कहते हैं, राजा रानी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, काली मिर्च मसालों का राजा है। क्या है हमारा सही उत्तर, काली मिर्च मसालों का राजा काली मिर्च है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इलायची और हल्दी और लौंग के बारे में। देखिए ये है मसालों की रानी, इसका नाम है एलेट्रिया कार्डामोम, वैज्ञानिक नाम जो है। औषधीय गुण और फायदे देखते हैं। ये माउथ फ्रेशनर, मुंह की दुर्गंध कम करता है, बिल्कुल सही है। दारू पीने वाले भी कुछ लोग तो इसको ले लेते हैं, चलो दारू का असर कम हो जाएगा, लेकिन आप समझिए क्या दारू का असर कम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। देखिए रोजाना इलायची का सेवन रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इलायची रोज खाओ, बीपी नहीं बढ़ेगा। टेंशन कम होगी, इसकी खुशबू और चाय की पत्ती चाय में इसके उपयोग से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में राहत मिलती है। ये तो सब गलत बातें लगती हैं, फालतू है। डिप्रेशन मानसिक तनाव इंसान का ख़त्म होता ही नहीं है। फेफड़ों के लिए, ये फेफड़ों में रक्त के संचार को बढ़ाती है, अस्थमा के मरीज के लिए अच्छा है। हल्दी को देखते हैं, इसको कहते हैं भारतीय केसर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो करकुमा लौंगा है। औषधि गुण देखते हैं, आपको सबको पता है एंटीसेप्टिक है, ये चोट वोट लगने पर लगाते हैं, सूजन में लगाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती है, कैंसर से बचाती है। इसके बाद देखते हैं क्लोव लौंग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सिजीजियम एरामेटिकम। औषधीय गुण, इसके फायदे बताओ। औषधीय गुण क्या है, दांत का दर्द, देखिए लौंग का तेल सब लोग यूज करते हैं दांत के दर्द के लिए। लौंग, दांत में दर्द हो रहा है, लौंग दबा दो, दर्द कम हो जाता है। ये डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करती है, लीवर की सुरक्षा करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये हो गए हमारे तीनों मसाले। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से आगे, C4 पौधों में प्राथमिक CO2 रिसेप्टर कौन है। देखिए अब इसमें ये पूछा है कि CO2 रिसेप्टर कौन है। पहला C4 पौधे तो आप समझ ही चुके होंगे, थोड़ा सा देखते हैं CO2 रिसेप्टर कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करने वाला फास्फोइनोल पायरूवेट PEP होता है। यह और C4 पौधों में मेसोफिल कोशिकाओं में होता है। यह है रिबुलूज, आप पढ़ चुके हैं। यह 5 कार्बन वाला एक शर्करा है, C3 पौधों में पाया जाता है। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है। RUBP के साथ CO2 से जुड़ता है। और
NADP। ये NADP क्या है? ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कोएंजाइम है जो ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है। तो इसमें हमारा जो CO2 रिसेप्टर कौन है? PEP, RUBP, PGA और NADP के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। ये जानकारी इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं जैव ईंधन उत्पादन के लिए सामान्यतः किस पौधे का उपयोग किया जाता है। ये बच्चे को पता है, कक्षा 5वीं के भी बच्चे को ये पता होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें है जेट्रोफा। जेट्रोफा से जैव ईंधन बनता है। ये जेट्रोफा का पेड़ है। हालांकि इसी प्रकार के से मिलते इसको एक और इसका नाम है। क्या है नाम बताइए, आप लोग कमेंट में बताना है इसका नाम क्या है जेट्रोफा का। जेट्रोफा का दूसरा नाम क्या है आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जेट्रोफा का दूसरा नाम क्या है। दूसरा ऑप्शन है मैंगो। मैंगो से कुछ नहीं बनता है जैव उत्पादन। मैंगो तो सिर्फ खाया जाता है। हमारे यहाँ इसको अरंडी बोलते हैं, लेकिन ये अरंडी नहीं है। ये रतन जोत का पौधा है। किस चीज़ का है? रतन जोत। हमारे साधारण बोलचाल में इसको रतन जोत कहते हैं। कोकोनट का से जैव ईंधन नहीं बनता है, लेकिन इससे आग बहुत अच्छी जलती है। गुलाब ये फरवरी के माह में बहुत उपयोग किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो जिससे जैव ईंधन बनता है वो क्या है? जेट्रोफा या रतन जोत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में कोशिकाओं का जलाच्छी जैसा संचार तंत्र भोजन छानने वाली प्रसावित कोशिकाओं से पंक्तिबद्ध आंतरिक गुहाओं और अप्रत्यक्ष विकास फाइलम की विशेषताएं हैं। शरीर में कोशिकाओं का जलाच्छी जैसा संचार तंत्र भोजन छानने वाली प्रसावित कोशिकाओं को पंक्तिबद्ध आंतरिक गुहाएं और अप्रत्यक्ष विकास फाइलम की विशेषताएं क्या है? मोलस्का, पृथुकृमि, पेरिफेरा, टिनोफेरा। क्या है इनमें बताइए। देखिए ये है पेरिफेरा संघ। आइए समझते हैं। ये समुद्री जीव हैं, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। कोशिकाओं का जलाच्छी जैसा संजाल, ये जाल बनाते हैं कोशिकाओं के ये जीव। और ये पेरिफेरा संघ के जीव होते हैं। कोई वास्तविक ऊतक या अंग नहीं होते। इनका शरीर केवल विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के ढीले अंगूठेदार व्यवस्था से बना होता है। देखिए ऐसी कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। और ये समुद्री जीव हैं। 99% समुद्र में होते हैं। भोजन छानने वाली प्रसारित कोशिकाएं, यह पेरिफेरा की सबसे विशेषता है। इसकी आंतरिक गुहा और प्रसावित कोशिकाओं या च्वानोसाइट्स से पंक्तिबद्ध होती है। इन कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रसार पानी में गति पैदा करते हैं, जिससे पानी के साथ आए भोजन के कणों को ये छानकर निकालते हैं। ये पानी में से जो भोजन आता है इसे भी छानते रहते हैं और इसी में से भोजन खाते रहते हैं। ये संघ पेरिफेरा के पौधे हैं। ये संघ पेरिफेरा। चलिए हम थोड़ा सा मोलस्का, टिनोफेरा, पृथुकृमि के बारे में भी देखते हैं। ये क्या है? मोलस्का क्या है? देखिए संघ मोलस्का में जो कोमल मुलायम से जीव जंतु होते हैं वो होते हैं। एक कड़े कैल्शियम से इनका शरीर ढका रहता है, जैसे घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ये सब मोलस्का संघ के हैं। जोंक है ये ऑक्टोपस सब जानते हैं। ये एक फली जैसा होता है वो है, इसका नाम कुछ और बोलते हैं हमारे यहाँ। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी मैं बड़ा कर देता हूँ। ये है संघ मोलस्का के जीव। ये अगर आप लोगों ने कहीं देखा, ये तो देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। ये हमने देखा है यूनियो। इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक कीड़ा होता है। जब वो कीड़ा चला जाता है तो ये दो भागों तोड़ देते हैं इसको, और इसको यहाँ से घिस के हम लोग बढ़िया इससे आलू छीलते थे। बढ़िया छीलनी बनती है आलू छीलने वाली। चलिए अब अगला देखते हैं। इसी का पृथुकृमि क्या है? पृथुकृमि प्लेटी हेलमिन्थ आपने पढ़े होंगे, चपटे कृमि भी कहते हैं। और ये इनका शरीर जो है रीढ़ विहीन में चपटा होता है, फीता कृमि जैसे। आपके पेट में, आंतों में जो कीड़े होते हैं यही है पृथुकृमि। ये देखिए घूरा पेट का कीड़ा। कुछ लोगों के कई जगह कीड़े होते हैं, सिर में भी हो जाते हैं कई लोगों के। अब तीसरा क्या है? क्या बचा? टिनोफेरा।
चलिए टिनोफेरा को देखते हैं टिनोफेरा क्या है। सी इसमें साइलेंट है। टिनोफेरा ये समुद्री अखरोट है, फंगत घर भी कहते हैं। ये जीव दीप्ति चमकने की क्षमता प्रदर्शित करता है। ये है टिनोफेरा, ये है, ये समुद्र के अंदर एकदम चमकता है, बहुत शानदार। और ये जीव ये समुद्री अखरोट जैसा रहता है, ये अखरोट के प्रकार करता है, लेकिन ये चमकता बहुत अच्छा है, जलता है, इसके अंदर लाइट जलता है। इसका फ्यूचर देखिए आप लोगों को सबसे ब्राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि आहार नाल की पेशीय परत में चिकनी मांसपेशियां किस प्रकार व्यवस्थित होती है। आहार नाल आपने देखा है अपना, ये है आहार नाल आपका। आंतरिक परत कैसी होती है। भीतरी गोलाकार और बाहरी अनुदैर्घ्य परत। बाहरी गोलाकार, भीतरी अनुदैर्घ्य परत, बाहरी अनुदैर्घ्य और एक आंतरिक तिरछी परत, बाहरी तिरछी और भीतरी गोलाकार। चलिए इसको समझ लेंगे तब समझ में आएगा। आंतरिक परत, ये जो आहार नाल की आंतरिक परत कैसी होती है। वृत्ताकार मांसपेशियां, जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो आहार नाल का मार्ग संग्रह हो जाता है, यह भोजन को पीछे जाने से रोकता है। ये जब सिकुड़ जाती है, देखिए तो ये संग्रह हो जाता है और भोजन को वापस पीछे जाने से रोकती है, उसे मथने में मदद भी करती है, पेट से ऊपर नहीं आ पाता है हमारा। बाहरी परत अनुदैर्घ्य होती है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो आहार नाल के उस हिस्से की लंबाई कम हो जाती है और वह फैल जाती है, ये बाहरी अनुदैर्घ्य होती है, जिससे भोजन आगे की ओर सरक जाता है। तो आंतरिक परत कैसी, वृत्ताकार होती है। और बाहरी अनुदैर्घ्य, तो आंतरिक परत वृत्ताकार, आंतरिक परत कैसे, आंतरिक परत वृत्ताकार, बाहरी परत अनुदैर्घ्य। इसका उत्तर सही यही है पहला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न। हेनले लूप का प्राथमिक कार्य क्या है। हेनले लूप आपने नाम सुना होगा, ये किडनी में पाया जाता है, नेफ्रॉन्स के पास एक लटका हुआ भाग रहता है जिसे हेनले लूप कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। हेनले लूप नेफ्रॉन का एक यू आकार का हिस्सा है। ये जो लटका हुआ हिस्सा है ये नेफ्रॉन है, और इसका जो लटका हुआ हिस्सा है ये है हेनले लूप। और ये क्या, इसका काम क्या है, शरीर में पानी की कमी को रोकता है, मूत्र को सांद्र कंसंट्रेट करता है, जिससे दो भाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अवरोही भुजा, ये जो है जल के लिए पारगम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक के लिए अपारगम। जल को पानी को जाने देता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं जाने देता है। यह बहुत सारा पानी दोबारा सोखकर रक्त में वापस भेज दिया जाता है। दूसरी भुजा है आरोही भुजा, असेंडिंग। ये क्या करता है, यह भाग जल के लिए अपारगम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सक्रिय निष्क्रिय पुनः अवशोषण के लिए पारगम होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये पारगम होता है। रक्त का निस्पंदन, यह नेफ्रॉन की शुरुआती हिस्से बोमन कैप्सूल और ग्लेरुमेस द्वारा किया जाता है। रक्त का निस्पंदन, ये अलग अन्य विकल्प है। तो इसका सही काम क्या है, जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः वो कि रक्तचाप का विनिमय, कि विषाक्त पदार्थों का स्त्राव। बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पे क्या किया इसने कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इससे ये भाग जल के लिए अपारगम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सक्रिय निश्चित अवशोषण के लिए पारगम है, निष्क्रिय पुनः अवशोषण। तो ये जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण करता है कौन, हेनले लूप। अब इसके हम अलग और भी लिखते हैं अन्य जो ऑप्शन है, रक्त का निस्पंदन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यह कार्य नेफ्रॉन के शुरुआती हिस्से बोमन कैप्सूल में होता है और ग्लेरुमुलस द्वारा किया जाता है। बोमन कैप्सूल कहाँ है, कहाँ है बोमन कैप्सूल, ये है बोमन कैप्सूल। यहाँ पे रक्त फिल्टर होता है, इस जगह पे बोमन संपुट भी इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। तो यहाँ पे रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, रक्तचाप का विनिमय, रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। यह मुख्य रूप से जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण में होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर कहाँ है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, एक तो नाम भी बोलना बड़ा खतरनाक है,
इसको दिखने रहा है एक्स्ट्रा। देखिए विषाक्त पदार्थ का स्त्राव, यह कार्य मुख्य रूप से समीपस्थ सम्मिलित नलिका पीसीटी और दूरस्थ सम्मिलित नलिका द्वारा किया जाता है। इसमें छानकर यूरिन में डालने के दौरान और दवाओं को छानकर यूरिन में डाल देते हैं, ये विषाक्त पदार्थों का। तो हेनरी लूप का क्या काम है? जल एवं इलेक्ट्रोड्स का पुनः अवशोषण। हमारा सही उत्तर क्या हुआ? चौथा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति की विशेषता है? कौन सी स्थिति मूत्र में प्रोटीन दिखाता है? हालांकि ये नाम से ही प्रोटीन में दिख रहा है, प्रोटीन यूरिया, यही है हमारा सही उत्तर। प्रोटीन में देखिए क्या है, चारों उत्तर समझ लीजिए। जब किडनी के फिल्टर ठीक से काम नहीं करते, ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब डैमेज हो जाते हैं हमारे किडनी के फिल्टर, तो रक्त में मौजूद प्रोटीन छनकर मूत्र में आने लगता है। समानता स्थिति में प्रोटीन का आकार बड़ा होने के कारण यह मूत्र में नहीं आता। इसके बाद देखते हैं हेमेचूरिया क्या करता है। हेमेचूरिया क्या है? मूत्र में रक्त आरबीसी, जो आरबीसी की उपस्थिति को हेमेचूरिया कहा जाता है। मूत्र में आरबीसी है, अगर खून आ रहा है तो इसको हेमेचूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया क्या कहलाता है? पेशाब में शुगर, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसको ही मधुमेह या शुगर की बीमारी कहा जाता है जब मूत्र में ग्लाइकोसूरिया आता है। कीटोन्यूरिया, मूत्र में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति को कीटोन्यूरिया कहा जाता है। मूत्र में कुछ भी होगा उसको यूरिया कह देंगे। हेमेटाइटिस रहेगा जिसमें रक्त रहता है, हेमेटूरिया। प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन यूरिया। पेशाब में शर्करा रहेगी तो ग्लाइकोयूरिया, और कीटोन रहेगा तो कीटोन्यूरिया। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न। एल्वियोली के बारे में कौन सा कथन सही है? एल्वियोली क्या है? पहले एल्वियोली आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए हमारा, देखिए एल्वियोली जिसे वायु कोष्ठिका कहते हैं, हमारे फेफड़े के अंदर मौजूद हवा की छोटी छोटी थैलियों के गुब्बारे होते हैं। ये है एल्वियोली, ये हमारे फेफड़ों में यहाँ सबसे किनारे में होता है, और ये है उसका बड़ा क्षेत्र। इसी को बड़ा करके ऐसा दिखाया गया है। एल्वियोली फेफड़ों के अंतिम छोर पर अवस्थित छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये देखिए गुब्बारे जैसी संरचनाएं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक आदान प्रदान एल्वियोली से ही होता है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोली से ही ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो यहीं से बाहर निकलती है। ये नोज, ये माउथ, ये फेरिंक्स, ये लैरिक्स ग्रंथि, ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकियल ट्यूब, ये ओवेली, ये लंग्स। इनमें देखिए इसमें भी उपकला ऊतक होता है। इसमें वायु प्रवाह नियंत्रित करने के लिए चिकनी मांसपेशियां होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते और दिखाते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।